अब अपन बात करते थ्री फेज बैलेंस सर्किट की। सबसे पहले तो देखते हैं अपन थ्री फेज मतलब क्या है। अभी अपन एक ही साइनसोइडल वेव दे रहे थे ना सोर्स के अंदर, इनपुट के अंदर, ठीक है। एक ही साइन वेव दे रखे थे जो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अपने ओरिजिन से, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, एक ही अपन ने फेज दे रखा है, ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट है। लेकिन क्या इफ़ मेरे पास मैं तीन साइनसोइडल वेव एक साथ भेज रही हूँ, एक जीरो से स्टार्ट हो रही है, एक 30 डिग्री, जब वो वेव 30 डिग्री पहुंच जाएगी वहाँ से स्टार्ट हो रही है, और एक दूसरी वेव कब स्टार्ट हो रही है, जब वो पहली वेव 60 डिग्री पे पहुंच जाए, दूसरी वेव 30 डिग्री पे पहुंच जाए, तब तीसरी वेव स्टार्ट होगी। तो तीन साइनसोइडल वेव्स लग गई अपनी, ठीक है। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री फेज मिल रहा है अपने को, ठीक है। अब देखते हैं अपन थ्री फेज में, अगेन वही सिस्टम इनपुट में अपन थ्री फेज दे देंगे, अपने पास सोर्स होएगा और अपने पास लोड होगा। बेसिकली अपन क्या सोचते हैं कि सिस्टम बैलेंस या अनबैलेंस कब होता है। भाई ये मेरे पास वेट मशीन है, ठीक है, ये मेरे पास वेट मशीन है, ठीक। इसके अंदर मैंने कुछ रखा, मान लो मैंने इसके अंदर 1 kg का कुछ रखा, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे 2 मिनट होगा कि नहीं होगा। 1 kg इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ये बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस नहीं हो जाएगा मतलब ये अपना फोर्स लगा के नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, और ये ऐसे करके स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर मान लो मैंने इसमें भी 1 kg रख दिया, तो ये क्या करेंगे, पहले एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और फिर एक पॉइंट आएगा जब ऐसे हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इसके अंदर 1 kg रख दिया, इसके अंदर 2 kg रख दिया, तो ये वाला वेट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो मतलब हर कंडीशन में सिस्टम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। भाई बैलेंस तो तब होगा जब कट टू कट होगा, इधर भी 1 kg इधर भी 1 kg, तो ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टेबल करने की कोशिश करता है अपने आप को, है ना। तो वैसे ही अपना जो थ्री फेज बैलेंस सर्किट है, ये क्या बोलता है कि थ्री फेज अपन ने दिया, ठीक है, सोर्स भी है अपने पास, लोड भी है। तो बेसिकली अपना सोच क्या रहता है कि यार सप्लाई, मतलब इन सोर्स तो अपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब सोर्स अपन प्रोवाइड करते तो यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूर लोड में ही कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से मेरा जो सर्किट है वो क्या हुआ होगा, इम्बैलेंस हुआ होगा, ये हो सकता है। या फिर मैंने यार सोर्स में गलती कर दी है, इस वजह से हो सकता है कि मेरा सिस्टम क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से थॉट्स अपने दिमाग में ऐसे आते रहते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि सोर्स कभी भी सिस्टम का बैलेंस अनबैलेंस होना नहीं बताता है, ठीक है। सोर्स कभी भी नहीं बताता, ना वो कभी डिसाइड कर पाते हैं अपन, ठीक है, कि सोर्स कभी डिसाइड नहीं कर पाता कि सिस्टम बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अनटिल एंड अनलेस कि मैंने किसी जनरेटर की वाइंडिंग जो है वो रॉन्गली प्लेस्ड कर दी है। और ये बहुत रेयर केस होता है कि अपन किसी जनरेटर की जो वाइंडिंग है उसको गलत प्लेस कर दे, ठीक है। लेकिन जो लोड होता है उसके हाथ में सारी पावर होती है, वही डिसाइड करता है कि सिस्टम बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ठीक है। अब यदि मुझे सिस्टम को बैलेंस बनाना है या सिस्टम को अनबैलेंस बनाना है, या सिस्टम मेरा बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये मैं कैसे देखूंगी, अपन अब ये चीज़ अब इस टॉपिक के अंदर आगे देखते जाएंगे। सबसे पहले तो अपन देखें कि थ्री फेज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो अपना वोल्टेज होता है ना, वो एक दूसरे से, थ्री फेज नाम आ गया मतलब 3 वायर्स लगेंगे, ठीक है, 3 वायर्स लगेंगे, ठीक। अब 3 वायर्स लगेंगे, अब वो 3 वायर्स किस कनेक्शन में लगेंगे वो अपन अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि हाँ 3 फेज है अपने पास, तो जो अपने तो 3 वोल्टेजेस होगी, 3 करंट्स होगी, ठीक है। तो अपन पहले लेके चलते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 3 फेज के अंदर जो अपने तीनों वोल्टेज हैं, तीनों करंट्स हैं, ये क्या होंगी, एक दूसरे से अपार्ट होंगे और 120 डिग्री अपार्ट होंगे। कितने डिग्री अपार्ट होंगे, 120 डिग्री। भाई एक साइकिल के अंदर अपने पास 360 डिग्री होता है, 3 लोगों को यहाँ पे असेंबल करना है, प्लेस करना है, तो वो इक्वली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्लेन के अंदर। तो कितनी एंगल बनेगी, 120 डिग्री एंगल बनेगी। भाई 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120 डिग्री। तो इसका मतलब 3 वोल्टेजेस बोल लो या 3 करंट बोल लो, वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ फेज में रहेंगे, वो भी कितने में, 120 डिग्री अपार्ट।
वाई ए वाई बी वाई सी तीनों एक दूसरे के साथ क्या है 120 डिग्री अपार्ट है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये तीनों वोल्टेजेस ये तीनों फेज वोल्टेजेस 3 फेज है तो ये तीनों फेज वोल्टेजेस एक दूसरे के साथ 120 डिग्री अपार्ट है। क्यों? क्योंकि जो जनरेटर की वाइंडिंग्स होती है वो एक अपन बोल सकते हैं सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री अपार्ट होती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि जो फेज वोल्टेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ये चीज़ अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि ये तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई 3 फेज है, मतलब 3 फेज है, ये लिखा ना अपन ने 3 फेज बैलेंस सर्किट, तो 3 वोल्टेज होंगे, 3 करंट्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे प्लेस्ड होंगे, किसी भी एक प्लेन के अंदर या किसी भी एक सिस्टम के अंदर 120 डिग्री अपार्ट होंगे, क्योंकि भाई जो जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे के साथ कितने प्लेस होती है 120 डिग्री। और सोर्स कभी भी डिसाइड नहीं करता कि सिस्टम बैलेंस है कि अनबैलेंस, अनटिल एंड अनलेस अपन जनरेटर की वाइंडिंग को छेड़े नहीं, ठीक है। लेकिन जो लोड होता है वो डिसाइड करता है कि सिस्टम बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ये चीज़ समझ में आई अपने को? ठीक है, अब अपन देखते हैं कि 3 फेज सिस्टम क्या होता है, 3 फेज बैलेंस सिस्टम क्या होता है। बैलेंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, फिर अनबैलेंस देखेंगे कि बैलेंस सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो अपन देखें कि यदि अपने को 3 फेज वोल्टेज है या 3 फेज करंट है, मुझे इनको किसी भी प्लेन में किसी भी सर्किट के अंदर असेंबल करना है, तो मेरे पास 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को अपन वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? वाई कनेक्शन, ठीक है। तो अपन चलो वाई कनेक्शन के बारे में देखते हैं अपन, और फिर देखते हैं कि वाई कनेक्शन में जब लगाते हैं तो सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, बैलेंस कैसे बनाएंगे, अनबैलेंस कैसे बनाएंगे, अब अपन फिर वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, मैं सिंपल सा एक फेज वोल्टेज का वो बना लेती हूँ सर्किट। लेट्स स्टार्ट विथ 3 फेज बैलेंस सिस्टम, ठीक है। थ्री फेज बैलेंस सिस्टम बोल लें या लोड बोल लें, या फिर 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम, या फिर लोड बोल लें, ठीक है। सिस्टम बोल लें या लोड बोल लें, ठीक है। वैसे मतलब जैसे ही क्या होता है कि अपन सोर्स, फिर बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हुए, और साथ में फिर अपना लोड जैसे कनेक्ट हो जाता है, अपन बोल देते हैं ये पूरा एक सर्किट सिस्टम बन गया है, ठीक है। और जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं वो सिस्टम तो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे बोल लो 3 फेज बैलेंस लोड, इसका मतलब लोड मतलब वो पूरी बात कर रहा है, सोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी लग रहे हैं अपने, और अपना लोड भी कनेक्ट है। या सिस्टम बोल दे तो सोर्स भी प्रेजेंट है, लोड भी प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनकी 3 फेज बैलेंस सिस्टम की और 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम की। अब इन दोनों को पढ़ने की इतनी क्या नीड आई अपने को, ठीक है, कि अपन ने ये अलग से उठा लिया 3 फेज करके। भाई सिंगल फेज साइनोसोडल तो अपन ने पूरा समझ लिया, अब 3 फेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक्चुअली बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अपने लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पावर सिस्टम के अंदर बहुत काम आते हैं, ठीक है। अपने घर में भी अपन बोलते हैं ना 3 फेज लग रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये पावर सिस्टम के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग को 3 फेज वाइंडिंग को कनेक्ट करके मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब 3 फेज वाइंडिंग है तो मतलब 3 वायर्स लगेंगे, 3 वाइंडिंग्स लगेगी, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको कि जब अपन बैलेंस सिस्टम या स्टेबल सिस्टम की बात करते हैं तो 3 फेज के अंदर जो 3 वायर्स हैं या 3 लाइन्स है वो अपने आप को बैलेंस स्टेबल करने के लिए कैसे लगाते हैं? अपन तीनों को 120 डिग्री अपार्ट लगाते हैं, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं बैलेंस 3 वायर का सिस्टम बनेगा ये, या 3 वाइंडिंग का सिस्टम बनेगा ये। इस तरह से 120 डिग्री अपार्ट बनाना है, ये रहा,
ठीक है, 3 वायर्स लग गए, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। 3 वायर्स लग गए अपने, ठीक है। अब तीनों वाइंडिंग और ये कैसे अपार्ट है, 120 डिग्री। जब ये तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री अपार्ट लगी हुई हैं, इसका मतलब ये 3 वाइंडिंग्स को लगाने का सबसे बेस्ट स्टेबल तरीका है, ठीक है। अब जब मैं इन तीनों वाइंडिंग को, अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, मुझे याद आ गया कि जब अपन इस तरह से कनेक्ट करते हैं, जब 3 वाइंडिंग्स को, तो इस कनेक्शन को मैं स्टार कनेक्शन भी बोलती हूँ, जो आप अभी इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। स्टार कनेक्शन या फिर वाई कनेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको स्टार बोलते हैं और वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। तो जो 3 फेज वायर्स है उनको कनेक्ट करने का एक तरीका तो ये है और एक तरीका और है। ये 2 सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं जिनसे अपन 3 फेज वायर को एक स्टेबल सिस्टम की तरह स्टेबली वाइंडिंग्स को लगा लेते हैं, 3 वायर्स को स्टेबली लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया स्टार और ये वाई कनेक्शन है। एक और है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें अच्छे से वो चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 वाइंडिंग से जैसे ही मैं इन तीनों वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट करूंगी, कर देते हैं लोड से कनेक्ट। मेरा लोड भी कैसे कनेक्टेड है, 3 वायर्स है, लोड में भी, लोड भी इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। मान लो ये लोड आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, इसका मतलब मेरा लोड क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल, ठीक है। अब मैं इन इक्वल लोड्स को इक्वली एक एक वाइंडिंग से कनेक्ट कर देती हूं। इस वाली वाइंडिंग को इससे कनेक्ट कर देती हूं, ठीक है। इस वाली वाइंडिंग को इससे कनेक्ट कर देती हूं और उस वाइंडिंग को इससे कनेक्ट कर देती हूं, ठीक है। इस वाली वाइंडिंग को इससे कनेक्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने ये अपने लोड को इस वाइंडिंग से कनेक्ट किया, तो ये अपना क्या बन गया, एक प्रॉपर 3 फेज, ये अपना क्या बन गया, 3 फेज बैलेंस सिस्टम बन गया एक। क्यों बन गया बैलेंस, क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने बोल दिया ये वाइंडिंग 120 डिग्री अपार्ट है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि 3 वायर्स को प्लेन में किस तरह से कनेक्ट करेंगे, सबसे स्टेबल तरीका एक तो ये है, ठीक है, ये वाला तरीका है। फिर मैंने क्या करा, लोड को भी इस तरह से लगा दिया और जो मेरा लोड है, ठीक है, उसको मैंने इनसे कनेक्ट कर दिया, ईच वाइंडिंग से इसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन लोड कैसा, इक्वल है। तो जब इक्वल लोड अपन कनेक्ट करते हैं हर वाइंडिंग से, तो उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस। क्या बोलते हैं, बैलेंस। क्योंकि जब अपन इक्वल लोड को ईच वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं तो अपने को एक परफेक्ट साइनोसोडल वेव मिलती है। क्या मिलती है, परफेक्ट साइनोसोडल वेव। और जब अपने को परफेक्ट साइनोसोडल वेव मिलती है तो अपन उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन उसको, बैलेंस सिस्टम, ठीक है। जब परफेक्ट साइनोसोडल वेव मिलती है और इस केस के अंदर क्या होता है, इक्वल करंट फ्लो करता है। भाई लोड इक्वल है, हर वाइंडिंग से इक्वली कनेक्टेड है, इक्वल लोड इक्वल कनेक्टेड है ना वाइंडिंग से, तो इसके अंदर जो करंट है वो भी कैसे फ्लो करता है, इक्वल करंट फ्लो करता है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो नहीं करता। यदि इसके अक्रॉस 10 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस भी 10, इसके अक्रॉस भी 10, ऐसे नहीं होएगा, 10 ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। तो अपने इक्वल करंट भी इसके अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। जब इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, करंट कोई अपने सर्किट के अंदर बिल्कुल इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो अपन इस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, बैलेंस 3 फेज सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है अपने को। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने को कोई भी कंडक्टर एक्स्ट्रा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी, ठीक है। अभी आप देखेंगे जब मैं आपको कनेक्शंस बताऊंगी कि 3 फेज को किस किस से लगाते हैं, तो अपन एक नाम देखेंगे, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है। उसको अपन कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा करंट फ्लो कराने के लिए। जो एक्स्ट्रा करंट सर्किट के अंदर बनता है ना, उसको उसके थ्रू फ्लो करा देते हैं ताकि सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो जब इक्वल लोड होंगे तो इक्वल करंट फ्लो कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कोई करंट ही नहीं है, तो
तो अपने को इस कनेक्शन के अंदर किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं है करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अपना बैलेंस करंट इनके थ्रू क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है थ्री फेज बैलेंस सिस्टम की, कि न्यूट्रल कंडक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को इक्वल करंट फ्लो करता है और अपने को परफेक्टली साइनोसोडल वेव मिलती है। और अपनी वाइंडिंग के अंदर, या अपन बोल दें अपने वोल्टेज और करंट के अंदर भी परफेक्ट 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है तीनों वाइंडिंग्स के अंदर। भाई ये वोल्टेज की वाइंडिंग्स भी हो सकती है, करंट की वाइंडिंग्स भी हो सकती है, इनके बीच में 120 डिग्री का अपने को परफेक्ट बैलेंस मिलता है। ये चीज़ समझ में आई थ्री फेज बैलेंस सिस्टम की, ठीक है। अब अपन इसकी वेव देख लेते हैं कि भाई मैं परफेक्ट साइनोसोडल का मतलब क्या बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे में वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, ठीक। अब बनाते हैं अपन परफेक्ट साइनोसोडल। जब अपने पास 3 वायर्स है, उनको जब अपन प्लेन के अंदर डिस्प्लेस करते हैं तो वो 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। अब उनको अपन वेव के फॉर्म में कैसे शो करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी साइनोसोडल वेव हो गई, ये तो मेरी एक वेव हो गई, इसका मैंने नाम बोल दिया 1, ठीक है। दूसरी वेव मैंने यहां से स्टार्ट कर दी, तीसरी वेव मैंने यहां से स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये हो गया पाई 0, ये हो गया 2 पाई, ठीक है। अब इसमें एक और क्या खासियत, क्या बात है कि यदि मैं किसी भी इंस्टेंट पे तीनों करंट की बात करूं, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, इसको मैं ABC नाम भी दे सकती हूँ। यदि मैं किसी भी इंस्टेंट पे बात करूंगी तो मेरा जो करंट का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। जैसे मान लो मैं इस इंस्टेंट की बात करती हूं, ठीक है, या छोड़ो इसकी क्या बात करते हैं अपन, इस इंस्टेंट की बात करती हूँ, ठीक है। अब इस पे देखो आप, ये मैंने लाइन खींच दी, तो ये वाला मेरी कौन सी लाइन है, ये वाला कौन सा वाला सर्किट है, 3 वाला, और ये वाला 1 वाला। क्या दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, यस इक्वल होगा, बस ऑपोजिट साइन का होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो अपना IB नहीं, ये वाली वेव है A, तो IA इक्वल टू, ये कौन सी वेव है, 3 IC। ये दोनों बराबर होगी पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन है। और मेरी IB क्या होगी, 0। यदि मैं तीनों को ऐड करूंगी तो सम क्या आएगा, 0। तो ये भी एक बैलेंस सिस्टम की खासियत है कि किसी भी इंस्टेंट पे ले लो आप, 60 डिग्री पे देख लो, आप 120 डिग्री पे देख लो, आप 240 पे देख लो, आप 180 पे देख लो, किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, तीनों करंट का सम कितना आएगा, 0। तो वो क्या इंप्लाई करता है कि सिस्टम क्या है, बैलेंस है अपना सिस्टम, ठीक है। ये चीज अपन इस तरह से 3 फेज की वेव बनाते हैं। ये वेव भी कहीं पीछे से स्टार्ट हो रही होगी, ये वेव भी कहीं पीछे से आ रही होगी, ये वेव भी पीछे से आ रही है। मैंने एक स्नैपशॉट लेके इतनी सी वेव ले ली और इसी के ऊपर पूरी स्टडी कर ली, ठीक है, ये वाली चीज। अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 3 फेज बैलेंस सिस्टम, ठीक है। देखो पहला क्या बोला मैंने, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। क्या लिखा है, वेव फॉर्म इज परफेक्टली साइनोसोडल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री। मैंने कहा ही था कि अपने को इन केस ऑफ 3 फेज बैलेंस सिस्टम या कोई सिस्टम यदि बैलेंस्ड है तो क्या होगा कि उसकी जो वेव फॉर्म होगी वो कैसी होगी, परफेक्टली साइनोसोडल। अभी मैंने आपको वेव फॉर्म बना के बताई थी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज इज सेम। मैंने बोला ही करंट कैसा फ्लो करता है, सेम, क्योंकि लोड भी क्या है, इक्वल है, तो करंट भी क्या प्रोड्यूस होगी, इक्वल करंट प्रोड्यूस होगी हर फेज के अंदर, ठीक है। मतलब हर उस लाइन के अंदर, अपने हर फेज के अंदर।
ठीक है। फिर लिखा है नो करंट फ्लोज थ्रू द न्यूट्रल, कोई भी करंट न्यूट्रल से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट इक्वल है, तो कोई एक्स्ट्रा करंट हो ही नहीं रहा जिसको अपन किसी न्यूट्रल कंडक्टर के थ्रू फ्लो कराएं, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए अपनी कॉस्टिंग भी क्या होती है, बच जाती है। भाई एक तो आप 3 वायर सिस्टम लो और एक 4 वायर सिस्टम लो, ठीक है, 3 वायर और 4 वायर लगाएंगे तो कॉस्ट का तो चक्कर आ ही जाता है ना अपने को, कॉस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोचेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात है कि न्यूट्रल कंडक्टर की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारा करंट उसकी तीनों ही फेजेस से फ्लो हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए पावर लॉस इज वेरी लो, और पावर लॉस भी क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यदि अपन बात करें तो पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। और क्या बताया था, पावर लॉस क्या हो सकता है अपना, आई स्क्वायर आर, आई की जगह वी बाई आर डाल दो तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। और अपनी लॉसेज, अपने पावर भी देख ली है कि अपने पास 3 तरह की पावर रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन देख लेंगे सर्किट क्या कह रहा है अपन से। रेजिस्टिव है तो कितनी पावर आएगी वो भी अपन ने देखा है, इंडक्टिव एलिमेंट हो, कैपेसिटिव एलिमेंट हो तो पावर कितनी बनेगी अपनी, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी 3 फेज बैलेंस सिस्टम की। अब मैं एक काम करती हूँ कि मैंने आपको 3 वाइंडिंग अभी बना के बताया था ना कि स्टार वाला है, उसके अंदर मैं अब एक लोड वाली लाइन जो है ना अपनी, जो एक लोड वाला जो फेज है, मैं उसके अंदर में लोड को इंक्रीज कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ मैं उसके अंदर, लोड को इंक्रीज कर देती हूँ। फिर देखते हैं अपन क्या होता है। अब ये अपनी 3 फेज वाइंडिंग है, 120 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि कोई भी एक लोड को बढ़ा देती हूँ, जैसे ये 10 एम्पियर मान लेती हूँ, ये 10 एम्पियर मान लेती हूँ, इसको 20 एम्पियर लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक लोड बढ़ा दिया, मैं जैसे ही इस लोड को बढ़ाऊंगी तो उस पर्टिकुलर फेज के अंदर वो ये जो लोड है ये क्या करेगा, ज्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाएगा, ठीक है। इट विल ड्रॉ मोर करंट एज कंपेयर टू द अदर 2 लोड्स, ठीक है। जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने लग गई तो अपना सिस्टम किसकी तरफ टेंड करने लग जाएगा, अनबैलेंस की तरफ। तो अपना सिस्टम क्या होने लग जाएगा, अनबैलेंस, ठीक है। अब जैसे ही सिस्टम अनबैलेंस होने लगेगा तो हमारी वेव फॉर्म भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। भाई जब अपने को बैलेंस था, जब अपने को परफेक्ट साइनोसॉइडल वेव मिल रही थी, तो अब करंट जब ज़्यादा ड्रॉ होने लगेगी तो अपने को वेव फॉर्म भी क्या मिलेगी, डिस्टर्ब मिलेगी। और वेव फॉर्म भी अपनी क्या होगी, अब 120 डिग्री अपार्ट नहीं होगी। तो ये सिस्टम किसकी तरफ जाने लग जाएगा, अनबैलेंस सिस्टम की तरफ जाने लग जाएगा। और यही मेन रीज़न है किसी भी सिस्टम का अनबैलेंस होने का, कि आपने अनइक्वल लोड्स लगा दिए हैं और अनइक्वल लोड्स की वजह से करंट भी क्या हुई अपनी उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, उस पर्टिकुलर फेज के अंदर ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाएगी। जैसे ही ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाएगी वो सिस्टम अनबैलेंस सिस्टम की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा करंट को ड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडक्टर लगाना पड़ता है, इस तरह से मान लो। इसीलिए अनबैलेंस सिस्टम के अंदर एक न्यूट्रल कंडक्टर की जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक है। न्यूट्रल कंडक्टर की जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक। यही मेन रीजन है अनबैलेंस होने का, कि अनइक्वल लोड ऑन द सिस्टम। और दूसरा क्या है, अब अनइक्वल लोड होगा तो ये ज्यादा करंट अपने थ्रू फ्लो कराएगा, ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो करेगी तो किसी भी एक वाइंडिंग में, ठीक है, किसी भी एक वाइंडिंग के अंदर भी क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगी। यहाँ पे क्योंकि ज्यादा करंट ड्रॉ हो रही है तो वाइंडिंग भी क्या होगी, एक वाइंडिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी क्या करेगी, ज्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाएगी। उसकी वजह से अपने को न्यूट्रल की क्या पड़ जाती है, जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। और इस टाइप का जो अनबैलेंस सिस्टम है, जब अपना सिस्टम इस तरह से अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, ऐसा केस बेसिकली आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, ठीक है। उसकी भी वाइंडिंग्स इस तरह से कनेक्ट होती है, जैसे ही लोड चेंज हो जाता है, ठीक है, या कोई भी लोड बढ़ जाता है तो उसके अंदर भी क्या हो जाती है, ये अनबैलेंस होने की कंडीशन आ जाती है। तो बेसिकली ये वाली चीज कहाँ पे आ जाती है, अपनी 3 फेज मोटर के अंदर। और ये जो अनबैलेंस हुआ है अपना, ठीक है, इसकी वजह से सिस्टम के अंदर हीटिंग होने लग जाती है। भाई करंट ज़्यादा है, ठीक है, तो हीटिंग ज़्यादा होने लग जाती है, आई स्क्वायर आर लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
और अपना जो सिस्टम है, यदि अपन बात करें जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वाले सिस्टम होते हैं, एसी सिस्टम ही होंगे, ठीक है, जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वाले जो अपने सिस्टम होते हैं उनमें भी क्या होने लगती है, ट्रिपिंग होने लग जाती है, ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, यही सारा रीज़न है एक सिस्टम का अनबैलेंस होने का, ठीक है। मेन दो ही चीज़ें हैं, एक तो वाइंडिंग डिस्टर्ब होना अपना, और करंट ज़्यादा ड्रॉ होने लग जाता है जैसे ही अपना अनइक्वल लोड हो जाता है वैसे ही, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं वेवफॉर्म कैसी बनेगी। आप देखो अपनी वेवफॉर्म भी क्या आ गई, डिस्टर्ब हो गई है। क्या परफेक्टली साइनोसॉइडल बन रही है? नहीं बन रही है। ना ही मैग्नीट्यूड में सेम है, ना ही अपने फेज शिफ्ट के अंदर सेम है। यही तो प्रॉपर्टी होती थी बैलेंस की, वो इसने प्रूव ही नहीं करी, इसने बताया ही नहीं। यहाँ पे अपना वोल्टेज हो सकता है, ये अपना करंट हो सकता है, डिपेंड करता है अपन वाइंडिंग्स क्या ले रहे हैं। यहाँ पे अपना ओमेगा टी या टी या ये थीटा, वो डिपेंड करता है क्या फंक्शन है उसका, टाइम का फंक्शन है कि ओमेगा टी का फंक्शन है कि थीटा का फंक्शन है। तो ये था अपना अनबैलेंस सिस्टम, ठीक है। अब अपन अनबैलेंस सिस्टम की प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ बताया अनबैलेंस सिस्टम के लिए उसी को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बेसिकली थ्री फेज सिस्टम का अनबैलेंस, मतलब थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम का सबसे यदि अपने को याद रहे तो उसका एग्जाम्पल होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आती है। तो अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अनबैलेंस सिस्टम, कि भाई अनबैलेंस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या, एक बार एक जगह लिख लेते हैं तो अपने को ध्यान में रहेगा कि किसी ने बोला थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम की मुझे प्रॉपर्टीज बताओ, तो अपन बता सकते हैं, ठीक है। भाई पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी कि जो वेव फॉर्म है वो अब परफेक्टली साइनोसॉइडल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या, अपने को न्यूट्रल कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वाइंडिंग के अंदर लोड एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करने लग गया, करंट बढ़ गई एक किसी भी फेज के अंदर। तीसरी क्या, पावर लॉसेस ज़्यादा होंगे, पावर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हीटिंग वाली प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और चौथी बात क्या बोल सकते हैं अपन, कि जो करंट है हर फेज के अंदर वो अब सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अब हर फेज का करंट सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ये था अपना बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम, ये चीज़ है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सिस्टम बैलेंस कब होगा, सिस्टम अनबैलेंस कब होगा। जब बैलेंस सिस्टम होगा तो अपने को न्यूट्रल कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनबैलेंस होगा तो अपने को न्यूट्रल कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस सिस्टम में लोड इक्वल होते हैं, अनबैलेंस सिस्टम में एक भी लोड में गड़बड़ आई, लोड साइड पे एक भी गड़बड़ आई तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ, बैलेंस से अनबैलेंस की तरफ चला जाएगा। और करंट भी क्या होगी, ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगी, इट विल ड्रॉ मोर करंट इन अ दैट फेज जिसके अंदर पे लोड डिस्टर्ब हुआ है। और उस लोड के डिस्टर्बेंस से, उस करंट के ज़्यादा ड्रॉ होने से हमारी वाइंडिंग के अंदर भी क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, ठीक है। अब ये जब डिस्टर्बेंसेस आता है तो प्रॉब्लम्स होती है, पावर लॉस होता है, हीटिंग होती है, I2R लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक यदि अपन बात करें जो फ्रिक्वेंसी पे ही काम करती है डिवाइसेस, जैसे एग्जांपल अपना एरोप्लेन चलता है, ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है, ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करता है उसको अपन साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। ये सब नाम आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा यही कॉन्सेप्ट चलता है, फ्रिक्वेंसी की चॉपिंग करते हैं अपन, तो वो वाली उसकी वजह से वो डिवाइस भी क्या हो जाएगी, वो भी अनबैलेंस सिस्टम की तरफ में पहुंच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अपने को डिस्टिंग्विश करने को बताता है कौन सा बैलेंस सिस्टम है, कौन सा अनबैलेंस सिस्टम है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे, ये जो मैंने आपको कनेक्शन बताया ना, इसको मैंने क्या कनेक्शन बोला था, इसको जब थ्री वाइंडिंग्स अपने आप को एक प्लेन के अंदर असेंबल करती है तो 120 डिग्री डिस्प्लेस होके करती है, ठीक है। अब वो डिस्प्लेस करेगी अपने आप को दो चीज़ों में, या तो वो स्टार कनेक्शन में शो करेगी अपने आप को या फिर डेल्टा कनेक्शन में। तो अब अपन देखते हैं स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा कि भाई स्टार कनेक्शन है तो अपन इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब स्टार कनेक्शन के बारे में। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्या होता है इस बैलेंस सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्टार कनेक्शन। हाँ जी, तो ये है रीजन फॉर अनबैलेंस सिस्टम, ठीक है।
अनबैलेंस इन सिस्टम कर लो। ठीक है, पहला रीजन अनइक्वल लोड ऑन द सिस्टम। आपको बताया मैंने कि मैंने 3 लोड में से कोई भी एक लोड को बढ़ा दिया या कम कर दिया। ठीक है, दूसरा अनबैलेंस इन द वाइंडिंग, जो फेज वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, उसकी वजह से अपनी वाइंडिंग पे भी फर्क आएगा, तो अपनी वाइंडिंग भी क्या होने लग जाती है, अनबैलेंस होने लग जाती है। और ये अनबैलेंस इन वाइंडिंग, ये किसका एग्जाम्पल है, अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, फिर अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि जो वेव फॉर्म है वो भी अपनी डिस्टर्ब हो जाती है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन दी फेज शिफ्ट, तो अपने को परफेक्टली साइनसोइडल वेव नहीं मिलती। दूसरा क्या बोला, जो करंट फ्लो होता है फेज के अंदर वो भी सेम नहीं रहता है, सेम नहीं होएगा, क्योंकि एक की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, पूरा सिस्टम ही अपना क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फिर न्यूट्रल कंडक्टर की नीड रहेगी अपने को, और पावर लॉसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर की नीड इसलिए होगी क्योंकि करंट ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है, तो अपने को कहीं ना कहीं तो सिस्टम को काम करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को न्यूट्रल कंडक्टर की नीड होती है। ठीक है, वैसे तो अपन न्यूट्रल कंडक्टर मैंने आपको भी बताया कि हर सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे नीड नहीं है अपन उसको हटा सकते हैं, उसके हटाने से अपने सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं कि ये वाली बात कर रहे हैं ना अपन, मैंने आपको वही बोला 2 मेथड्स है वाइंडिंग्स को कनेक्ट करने के, स्टार और डेल्टा। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, बना के देखते हैं वाइंडिंग्स का, भाई कि वाइंडिंग्स किस तरह से अपन कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं वोल्टेज एंड करंट रिलेशन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि न्यूट्रल कंडक्टर अपन किसी भी सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि अपना सिस्टम है उसके अंदर इक्वल लोड्स लगे हुए हैं, तो हम न्यूट्रल कंडक्टर को इजीली रिमूव कर सकते हैं विदाउट अपने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए। हम न्यूट्रल कंडक्टर को वहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, अब अपन वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखते हैं स्टार डेल्टा से, स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली 3 फेज सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहले मेथड का नाम तो है स्टार कनेक्शन और दूसरे का नाम है डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखाना चाह रही हूँ अनबैलेंस सिस्टम की। तो पहले लिख लेते हैं 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम की प्रॉपर्टी, और रीजन देख लेते हैं कि 3 फेज अनबैलेंस का रीजन क्या है। फिर अपन बनाते हैं स्टार कनेक्शन किस तरह से बनाते हैं और डेल्टा कनेक्शन किस तरह से बनाते हैं, और वोल्टेज और करंट के अंदर क्या रिलेशन होता है, इक्वल होते हैं कि कुछ टाइम्स होते हैं या क्या होता है। ठीक है, तो पहले अपन लिख लेते हैं रीजन, वो देख लेते हैं क्या है। अब अपन देखते हैं 3 फेज वाइंडिंग का दूसरा मेथड कि किस तरह से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा सबको पता है ऐसा होता है डेल्टा का नोटिफिकेशन, तो सेम ये रहा, यही बना देते हैं। इसे बोलते हैं अपन डेल्टा कनेक्शन। इसे अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लोड लगा देंगे, अकॉर्डिंगली अपन चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे लोड लगा देंगे तो। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज का। स्टार कनेक्शन में क्या था, फेज करंट और फेज करंट और लाइन करंट सेम थे ना स्टार कनेक्शन में। यहां पे जो अपनी लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स होती है फेज करंट के, लेकिन यहां पे अपना जो लाइन करंट लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे उल्टा हो गया स्टार कनेक्शन से। स्टार कनेक्शन बोलता था कि मेरे थ्रू करंट सेम फ्लो करते हैं, चाहे फेज में करें चाहे लाइन में करें। डेल्टा कनेक्शन बोलता है कि मेरे थ्रू वोल्टेज सेम रहता है, चाहे वो लाइन वोल्टेज हो चाहे वो फेज वोल्टेज हो। ठीक है, करंट का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे √3 टाइम्स। ठीक, अब अपन देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन अपन कहाँ यूज करते हैं। डेल्टा कनेक्शन अपन वहां यूज करते हैं जहां पे मुझे न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट
न्यूट्रल पॉइंट नॉट नीडेड, जहां पे मुझे न्यूट्रल पॉइंट की नीड नहीं होगी, लाइक हाई पावर को ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेजना। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि हाई क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हाई वोल्टेज, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ हाई पावर वोल्टेज। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, अपने को सबसे ज्यादा काम आएंगे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, कि ट्रांसफॉर्मर्स कैसे कनेक्ट होते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक अब ट्रांसफॉर्मर ही है, वहां पे काम आएंगे ये अपने स्टार कनेक्शन की, डेल्टा कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 यहाँ पे एप्लीकेशंस बता देती हूँ, तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई मैम जब ये वाला ट्रांसफॉर्मर बोल रही है तो उसकी वाइंडिंग्स कैसे कनेक्टेड होगी। ठीक है, ये वाला ट्रांसफॉर्मर बोल रही है तो उनकी वाइंडिंग्स कैसे कनेक्टेड होगी, स्टार में है कि डेल्टा में है कि दोनों के कॉम्बिनेशन है कि कैसे है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे अपने को हार्मोनिक्स नहीं आती, हार्मोनिक्स मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन को हम वहां भी प्रिफर करते हैं जहां पे थर्ड हार्मोनिक्स अपने को कंट्रोल करनी होती है। क्या कंट्रोल करनी होती है? थर्ड हार्मोनिक्स। ये थोड़ा सा हैवी पॉइंट हो गया अपने अभी, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक्स और ये सब जानने के लिए अपने को एक इक्विपमेंट्स के बारे में ही जानना पूरा अच्छे से पड़ेगा। लेकिन अभी तो अपन इक्विपमेंट्स देख ही नहीं, अभी तो अपन ने एलिमेंट्स देखे हैं, फिर अपन ने उसके बाद सर्किट्स देखे हैं। तो आप इतना सा ध्यान रखो कि जहाँ पे मुझे थर्ड हार्मोनिक्स को कंट्रोल करना है वहाँ मैं कौन सा कनेक्शन लगाऊंगी वाइंडिंग्स का? डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, और यदि मुझे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स है, उनको भी कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टार और डेल्टा कनेक्शंस लगाती हूं मैं। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, इस कनेक्शन से जोड़ा तो वो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का कैसा बनेगा, इससे जोड़ा तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का कैसे बनेगा। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स को कनेक्ट करने के लिए भी इनके अपन डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं स्टार डेल्टा मेथड्स के। ठीक है, यदि मैंने स्टार कनेक्शन किया है, क्या किया है मैंने? स्टार कनेक्शन किया है, तो मेरा वो जनरली ये काम कहाँ पे काम आता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में अपनी वाइंडिंग्स कैसे कनेक्ट होती है? स्टार कनेक्शन होता है वहां। मैंने आपको बताया स्टार कनेक्शन को अपन वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि मुझे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन चाहिए, ठीक है, हाई वोल्टेज, या अपन बोल दें कि मुझे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है, फिर डेल्टा कनेक्शन कहाँ होता है? डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन किस ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है? ये डेल्टा कनेक्शन अपन उस ट्रांसफॉर्मर में करते हैं जहां पे मुझे हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन कराना है। ठीक है, स्टार कनेक्शन उस ट्रांसफॉर्मर में होता है जहां पे मुझे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कराना है। ठीक है, अभी अपना अगला टॉपिक ट्रांसफॉर्मर ही है। ठीक है, और यदि मुझे डेल्टा स्टार कनेक्शन करना है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, जब मैं डेल्टा स्टार कनेक्शन करूंगी तो वो मेरा कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर।
ये कौन सा होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो ये था इन शॉर्ट स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं इनके, जो पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं, जो अपने फ्यूचर में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है अपने, तो आप प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखें कि भाई स्टार कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल कंडक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यदि अपन स्टार और डेल्टा को के कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो अपने को कैसे ट्रांसफॉर्मर्स मिलेगा। ठीक है, जब अपन उसका कनेक्शन करते हैं तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था अपना AC सर्किट पूरा।